जैसा कि आपको मालूम है कि कल से आपके साथ बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर विशेष करके गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय शुरू हो चुका है और उसी के साथ मैं डॉक्टर सतीश दुबे राजनीति शास्त्र विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि राजनीति की परिभाषा, विषय क्षेत्र, महत्व और प्रकृति। आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ राजनीति विज्ञान की, राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ। अध्ययन पद्धतियों में मुख्यतः दो तरह की पद्धतियाँ आती हैं। एक आता है आगमनात्मक पद्धति और दूसरा आता है निगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति का मतलब होता है कि विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत की ओर, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत की ओर, जिसके मुख्य रूप से प्रवर्तक हैं अरस्तु। और दूसरा है निगमनात्मक सिद्धांत। निगमनात्मक सिद्धांत का तात्पर्य है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना, जिसके मुख्य प्रवर्तक हैं प्लेटो। और भी बहुत सारे चिंतक विचारक हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ। दो तरह की अध्ययन पद्धतियाँ हैं। पहले हम चर्चा करेंगे परंपरागत अध्ययन पद्धति और फिर चर्चा करेंगे आधुनिक अध्ययन पद्धति। परंपरागत अध्ययन पद्धति में पहला है पर्यवेक्षणात्मक, ऑब्जर्वेशनल मेथड, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति। पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति में राजनीतिक चिंतक, विचारक उन स्थानों पर जाता है, बड़े करीब से उनका अवलोकन करता है, उन्हें देखता है। यह मुख्यतः विज्ञान की पद्धति है। विज्ञान में इस बात पर जोर दिया जाता है, उनका सबसे बेसिक होता है कि अध्ययनकर्ता जिसका अध्ययन कर रहा है उसके पास जाए, उसे बहुत बारीकी से, बड़े सूक्ष्म तरीकों से उसे परिचित हो, उसे जाने समझे, अपने अध्ययन में शामिल करे। तो पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति तो है तो बहुत अच्छी अध्ययन पद्धति, विज्ञान की पद्धति है। लेकिन इस अध्ययन पद्धति के साथ बहुत सारे चिंतक और विचारक विदेश गए। मॉन्टेस्क्यू ने इसका प्रयोग किया और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक थी मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक थी द स्पिरिट, SPIRIT, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने इस पुस्तक में इस पद्धति का प्रयोग किया, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का। ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना। बहुत सारे लोगों ने इस पद्धतियों का प्रयोग किया है, लेकिन यह पद्धति जहां एक तरफ बहुत अच्छी है, विज्ञान की पद्धति है, अध्ययनकर्ता अपने ऑब्जेक्ट के साथ जाकर के, अपने तत्व के साथ जाकर के जिस पे अध्ययन करना है, बड़े ही बारीकियों से अध्ययन करता है। उसी के साथ साथ इस अध्ययन पद्धति की बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी सावधानियां हैं। सीमाएं क्या हैं? अध्ययन करने वाला हर जगह जा नहीं सकता है, हर अध्ययनकर्ता के बस में नहीं है कि वो जाए और जा करके दुनिया के तमाम संस्थाओं को, तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं को देख सके, समझ सके। एक समस्या। दूसरी समस्या कि अवलोकन करते समय वो अपने विचारों को शामिल न करे, ठीक ठीक उनका अवलोकन करे। ये एक समस्या। कुछ उसकी अपनी सीमाएं हैं कि उसके पास ज़्यादा व्यवस्था न हो यात्राओं को करने की, वहाँ जाने की, वहाँ तक पहुँच पाने की। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं इस पद्धति की। लेकिन अच्छाई ये है कि यह पद्धति एक विज्ञान की पद्धति है और बहुत अच्छी पद्धति है, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, जिसमें निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन बड़े ही बारीकियों से होता है। दूसरा, परंपरागत अध्ययन पद्धति में है ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। जैसा कि आपको मालूम है कि इतिहास आज की पहले की घटनाएं हैं। आज के पहले की घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि संपूर्ण राजनीति पहले का इतिहास है। हमें अगर आज की राजनीति देखनी है तो
उसे हमें इतिहास में जाना होगा। तो आज की जो संपूर्ण राजनीति है, उसका दर्पण हमें इतिहास में मिलता है, ऐसा प्रोफेसर लास्की का मानना है। आज राजनीति में क्या हो रहा है, अगर उसे हम देखना है, समझना है, तो हमें इतिहास के क्रम में जाना होगा। इतिहास की घटनाओं के साथ हम राजनीति को समझ सकते हैं। यह पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, इतिहास के क्रम में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इतिहास में बार बार प्रयोग होते हैं, राजनीतिक संस्थाएं प्रयोग करती हैं, राजनीतिक सत्ता प्रयोग करती है, और उन प्रयोगों के बाद हम जाके एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये प्रयोग हमारा सफल है, नहीं सफल है, अच्छा है, बुरा है। इतिहास के साथ हम इसका अध्ययन करते हैं। इतिहास प्रयोगशाला है राजनीति की। इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला है, जिससे हमें मालूम होता है कि ये चीजें अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये क्लियर होता है। तो इस पद्धति का प्रयोग इतिहास के क्रम में उन चीजों को समझने के लिए कौन कौन सी तत्व हम शामिल करें, कैसे उनका अध्ययन करें, हमें इतिहास में जाना पड़ता है। और बिना इतिहास में जाए हम ठीक से राजनीतिक अध्ययन को ठीक नहीं कर सकते हैं। यह है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति की भी अपनी एक समस्याएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं। पहली समस्या है कि इतिहास में जाकर के उन चीजों को बड़ी बारीकियों से समझना होगा, उन परिस्थितियों को देखना होगा जिन परिस्थितियों में वो घटनाएं हुई, शासन व्यवस्था में बदलाव हुए, संस्थाओं में परिवर्तन हुए। बड़े बारीकियों से, बड़े सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययनकर्ता को अपने विचारों को शामिल नहीं करना है, बड़ी निष्पक्षता करनी है। और एक चीज और ध्यान देना है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये कभी कभी सत्य होता है। इतिहास में कोई जरूरी नहीं कि जो घटना जिन परिस्थितियों में हुई, उन्हीं परिस्थितियों के आने पर फिर वो घटना हो जाए, या वो घटना हो जाए, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां न भी हों। तो ये बहुत बारीकियों से अध्ययन करने का कार्य है। इतिहास में जाएं और अध्ययन हम करें। तीसरा, तुलनात्मक पद्धति। हम तुलना करते हैं एक संस्था का, एक संविधान का, एक व्यवस्था का दूसरे व्यवस्था के साथ तुलनात्मक पद्धति, तुलना करते हैं। और तुलना के माध्यम से हम अध्ययन को सामने लाते हैं। कभी मॉन्टेस्क्यू ब्रिटेन गए, उन्होंने फ्रांस की व्यवस्था को और ब्रिटेन की व्यवस्था को एक दूसरे के साथ तुलना किया और पाया कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पे हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका अर्थ हुआ कि शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शक्तियां अलग अलग हैं। तो शक्तियों का बंटवारा है। बाद में हमने देखा कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति में जो अध्ययन मॉन्टेस्क्यू ने किया वो सही नहीं था। ब्रिटेन में कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत नहीं रहा। तो तुलना की जानी चाहिए, लेकिन तुलना बड़ी ही सूक्ष्मता से, बड़ी ही बारीकियों से, बड़ी ही ध्यानपूर्वक, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन संस्थाओं से हम तुलना कर रहे हैं उनका कार्यकाल कितना है, उनका आकार क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का जब हम प्रयोग करते हैं राजनीति के अध्ययन में, तो हमें इन सब सारी बातों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। नहीं तो हमारा अध्ययन सही नहीं आ पाएगा, हमारे निष्कर्ष सही नहीं आ पाएंगे, हमारे आंकड़े सही नहीं आ पाएंगे। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू जैसे महान विद्वान के साथ हुआ। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक पद्धति प्रयोग की जाती है। राजनीति में प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विज्ञान का तत्व है, प्रयोग करना। प्रयोगों के माध्यम से हम पाते हैं कि हमने जो काम किया, सरकारों ने जो काम किया, जो शासन सत्ता ने काम किया, वो सफल है या असफल है। अगर सफल है तो फिर उसे लागू किया जाए, उसे और विस्तार दिया जाए, असफल है तो उसे रोक दिया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि 1959 में राजस्थान में भारत की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया नागौर जिले से, वो सफल रहा। उसके बाद पूरे देश में लागू किया गया। 1919 के संविधान में, ब्रिटिश भारतीय अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, असफल रहा। तो 1935 के ब्रिटिश भारतीय अधिनियम में उसे समाप्त कर दिया गया। तो
राजनीति में प्रयोग का बड़ा महत्व है, इस पद्धति का बहुत महत्व है। बार बार प्रयोग होता है, निरंतर प्रयोग चलते रहते हैं, निरंतर प्रयोग चलते रहते हैं। अगर वो प्रयोग सफल है तो उसे आगे बढ़ाया जाता है, उसको विस्तार रूप दिया जाता है। अगर नहीं सफल है तो उसे रोक दिया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग करते समय अध्ययनकर्ता को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। पहला ध्यान रखना चाहिए प्रयोग करते समय कि हम प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि उसका कितने लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। प्रयास करें कि बहुत छोटा से छोटा स्तर पे हम प्रयोग करके देख लें, नहीं तो हो सकता है उसका नुकसान शासन सत्ता को, देश को, व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पे उठाना पड़े। तो प्रयोग करते समय बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए। आपने देखा कि एक तरह की साम्यवादी व्यवस्था चीन में, उसके पहले रसा में, दोनों में प्रयोग हुए, लेकिन दोनों की अपनी पृष्ठभूमि अलग थी, अपनी समस्याएं अलग थी, अपनी व्यवस्थाएं अलग थीं, अपना नेतृत्व अलग था। लेकिन दोनों सफल हुए, दोनों इस नाते सफल हुए कि वहां के मार्क्स के सपनों को अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार, अपने ढांचे के अनुसार लेनिन ने 1917 में रसा में लागू किया और 1949 में माओ से तुंग ने चीन में लागू किया। तो प्रयोग करते समय वहां की परिस्थितियों को, वहां की समस्याओं को, वहां की चीजों को, वहां के लोगों को, वहां की राजनीतिक व्यवस्थाओं को बहुत बारीकियों से अध्ययन करना चाहिए और तब जाके प्रयोग करना चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए अध्ययनकर्ता को कि प्रयोग हम बहुत ही नपातुला करें, बहुत सोच समझ के करें और यह देखें कि उसका कितने लोगों पर असर पड़ने वाला है। इसकी भी बहुत सारी सीमाएं हैं। प्रयोग आसान नहीं है, हर अध्ययनकर्ता हर जगह जा नहीं सकता है। दायरा हमारे प्रयोग का बहुत ही बड़ा है। राजनीति शास्त्र का जो दायरा है पूरा विश्व है, संपूर्ण मानव समाज है, तो सब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। अगर किसी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रयोग होता है तो भी उसका दायरा बहुत बड़ा है। इस नाते सब तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। इस नाते इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगला हमारा है दार्शनिक पद्धति, दर्शन। वास्तव में राजनीति शास्त्र और दर्शन का बड़ा ही करीबी संबंध है। राजनीति न सिर्फ पहले कैसा हमारा समाज था, कैसा राज्य था, कैसे लोगों की व्यवस्थाएं थी, इस पे कार्य करता है, बल्कि वर्तमान में हमारा राज्य क्या है, किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से शासन है, इसको भी ध्यान देता है। और उसके साथ साथ राजनीति एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। भविष्य में हमारा राज्य कैसा होगा, भविष्य में हम आज दुनिया में विश्व संघ की कल्पना हो रही है कि पूरी दुनिया का एक पार्लियामेंट होगा, एक कार्यपालिका होगी, ऐसी कल्पनाएं हो रही हैं। संपूर्ण दुनिया एक राज्य बदल जाएगा, लोगों को कितने अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे, सभी की सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है। वह यथार्थ विज्ञान तो है, लेकिन उसी के साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है कि हमें भविष्य की चीजों को भी देखना है, वर्तमान को भी देखना है और पहले के भी देखना है। इतिहास से हमें प्रेरणा लेनी है, वर्तमान पे काम करना है और भविष्य कैसा बेहतर हो, कैसे हम अपने अध्ययन को, समाज को, राष्ट्र को बेहतर करें, इस पे भी काम करना है। प्लेटो की एक पुस्तक आई थी, रिपब्लिक। प्लेटो, रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक। टॉमस मूर की पुस्तक आई थी, टॉमस मूर, यूटोपिया। इसमें इन्होंने आदर्श राज्यों का वर्णन किया है। यह सही है कि बहुत सारी चीजें दर्शन का क्षेत्र में जाने के नाते बहुत सारे ऐसी बातें भी सामने आई जो तत्काल में संभव नहीं दिखती हैं। ये इस पद्धति की एक बड़ी समस्या है कि दार्शनिक अध्ययन पद्धति में अध्ययनकर्ता बहुत ही ज्यादा आदर्श की तरफ चला जाता है, वर्तमान परिस्थितियों पे कम ध्यान दे पाता है। ये एक समस्या है। एक सीमाएं हैं कि अध्ययनकर्ता को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हम वर्तमान में राजनीतिक चिंतकों का, विचारकों का, परिस्थितियों का, संस्थाओं का, सरकारों का अध्ययन करें, नागरिकों के हितों के लिए, कल्याण के लिए कार्य करें,
लेकिन भविष्य में हम कैसे होंगे उसका वर्तमान को देख करके आधार बनाएं। केवल बहुत सारी दर्शन की बातें कर देने से, बहुत कल्याणकारी बातें कर देने से एक तरफा हो जाएगा। इस नाते हमें यथार्थ की चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। इस पद्धति की आवश्यकता है क्योंकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। अरस्तु ने कहा था कि न सिर्फ नागरिकों का कल्याण, भौतिक कल्याण, बल्कि नैतिक कल्याण, तो विश्व कल्याण की जो कल्पना है वो इस पद्धति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा है, और बहुत सारी अध्ययन पद्धतियां हैं। हमारी मुख्य अध्ययन पद्धतियां परंपरागत अध्ययन पद्धतियों की यही है: पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति, दार्शनिक अध्ययन पद्धति। इसी के साथ साथ और भी पद्धतियां हैं, जैसे सादृश्य अध्ययन पद्धति, जो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान एक मनुष्य के अंग की तरह है। राजनीति में से बहुत काम किया स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कि पूरा राजनीतिक व्यवस्था में मनुष्य राज्य का एक अंग की तरह है और इस पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं। वैधानिक पद्धति, इस पद्धति में हम शासन व्यवस्था को इकाई मान के काम करते हैं, ना नियमों की, कानूनों की, व्यवस्थाओं की। सांख्यिकीय पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग आज ज्यादा बढ़ा है। चुनाव है, बड़ी उपयोगिता है। लोकमत जानना है, दबाव समूहों की भूमिका है, निर्वाचन है, गणना है, जनसंख्या की गणना है, मतदान है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां हमें सांख्यिकीय पद्धति की आवश्यकता पड़ती है और इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ समाजशास्त्रीय पद्धति, क्योंकि राजनीति हम समाज में ही करते हैं, समाज और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध है, इस नाते इस पद्धति का भी हम प्रयोग करते हैं। जीवशास्त्रीय पद्धति, हम एक जैविक संस्था मान के मनुष्य को इस पद्धति का प्रयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक पद्धति, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि राजनीति में मनोविज्ञान का बहुत महत्व है। जो शासन सत्ता के लोग, दलों के लोग जनता के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं, उन्हें बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। भारतीय राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने जनता के मनोविज्ञान को बहुत ही करीब से समझा था, बहुत ही करीब से समझा था। चुनाव के समय जो राजनीतिक दल, जो पार्टियां जनता के मनोभावों को, विचारों को समझ करके अपने फैसले लेते हैं, अपने राजनीतिक निर्णय लेते हैं, पहल करते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं। इस नाते यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक पद्धति, आधुनिक अध्ययन पद्धति। आधुनिक अध्ययन पद्धति, आधुनिक अध्ययन पद्धति, जिसमें हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की, साइंटिफिक मेथड की। वास्तव में राजनीति शास्त्र अब विज्ञान विषयों की तरफ अग्रसर हो रहा है। विज्ञान के मेथड को, विज्ञान के तरीकों को, विज्ञान की पद्धतियों को अपना रहा है। और अगर राजनीति को, राजनीति विज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करना है तो उसे विज्ञान की पद्धतियों को अपनाना होगा। इसके पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि राजनीति कला है या विज्ञान है। विज्ञान की पद्धतियां, अब राजनीतिक चिंतन में विज्ञान की पद्धतियों को अपनाया जा रहा है और सबसे पहले होता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण या अवलोकन, अवलोकन, इसी को हम निरीक्षण भी कह सकते हैं। निरीक्षण, निरीक्षण, ये पहला बिंदु है, पहला तत्व है किसी भी विषय को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। तो राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करने के लिए पहला तत्व आता है अवलोकन करना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना। हमारा अध्ययनकर्ता करीब से जाता है, अपने विषय वस्तु का निष्पक्षता के साथ अध्ययन करता है। ये पहली पद्धति है। दूसरा, मापन। मापन, किस अनुपात में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाए। तो मापन बहुत आवश्यक है, विज्ञान की पद्धति है। और तीसरा है गणना। गणना,
कि जो हम तत्व ले रहे हैं, जिन पे हम अध्ययन कर रहे हैं, उनका किस मात्रा में हम उन्हें शामिल करें, किस मात्रा में हम उन्हें शामिल करें, ये बहुत आवश्यक है। इसी के साथ एक रूपता, विज्ञान की एक बहुत बड़ी विशेषता है एक रूपता। उसमें परिभाषा को लेके, सिद्धांतों को लेके, विचारों को लेके चिंतकों का, विचारकों का, वैज्ञानिकों का एक मत होता है। राजनीति शास्त्र में भी इसका प्रयोग हो रहा है कि हम जो परिभाषा हमारी हो, जो हमारे नियम बने, जो हमारे सिद्धांत बने, उसमें एक रूपता हो, इस विज्ञान की पद्धति का प्रयोग हो रहा है। इसी के साथ साथ प्रयोग करना, विज्ञान पद्धति का सबसे बड़ी विशेषता है प्रयोग करना। प्रयोग, हम प्रयोग करते हैं। 1959 में भारत सरकार ने राजस्थान में पंचायती राज का प्रयोग किया, सफल रहा, पूरे देश में किया। तो प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग की पद्धति विज्ञान की पद्धति है, राजनीति में इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीति के अध्ययन पद्धतियों में प्रयोग करने को लेकर के यह पद्धति हम विज्ञान की पद्धति से प्राप्त करते हैं। भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, हम विज्ञान की पद्धतियों में एक बहुत बड़ी विशेषता है भविष्यवाणी करना। हम राजनीति में भी भविष्यवाणी करते हैं। लगभग हमारी भविष्यवाणियां अध्ययनकर्ताओं की, चिंतकों की सही होती हैं। कभी कभी भविष्यवाणियां गलत भी हो जाती हैं, उसके भी अपने कुछ कारण हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इस नाते हम कहते हैं कि प्योर साइंस अभी नहीं बन पाया है, हम विज्ञान पद्धतियों की तरफ आगे हैं। तो भविष्यवाणी करना, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता है कि जो सिद्धांत, जो तत्व मान्य न हो, गलत हो, ठीक न हो, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए। तो राजनीति विज्ञान में भी विज्ञान के इस पद्धति का प्रयोग होता है कि जो तत्व, जो परिभाषाएं, जो सिद्धांत ठीक न हो, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए। अब इन सारी बातों के बाद एक प्रश्न उठता है कि राजनीति विज्ञान में किन पद्धतियों का अध्ययन में प्रयोग किया जाए। तो जैसा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी एक पद्धति के माध्यम से राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए सारी पद्धतियों का कहीं न कहीं प्रयोग करना पड़ेगा, उन्हें शामिल करना पड़ेगा। जैसी जहां परिस्थितियां होंगी, जैसी जहां आवश्यकताएं होंगी, उस तरह से हम उन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। तो राजनीतिक अध्ययन में सभी पद्धतियों का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो परिवेशात्मक पद्धति हो, चाहे वो तुलनात्मक पद्धति हो, चाहे ऐतिहासिक पद्धति हो, चाहे वो प्रयोगात्मक पद्धति हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे सांख्यिकी हो, चाहे वो जैविक पद्धति हो, और आधुनिक पद्धति जिसे हम कहते हैं विज्ञान की पद्धति, उसको तो बहुत ज़्यादा शामिल करना पड़ेगा। किसी एक पद्धति के माध्यम से हम बेहतर परिणाम, अच्छे निष्कर्ष, अच्छे सिद्धांत निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि राजनीति को विज्ञान की पद्धति बनने में समस्या क्या है। पहली समस्या है, कोई अगर राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तो पहली समस्या है कि राजनीति विज्ञान का प्रयोग का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इतना बड़ा क्षेत्र है कि हर जगह वहां राजनीतिक चिंतक, विचारक जो अध्ययन कर रहा है पहुंच नहीं पाता है, एक बहुत बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी समस्या कि जो अध्ययन करता है वो अपने विचार शामिल कर लेता है, अपने विचार। इसी को हम कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ होना। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब हुआ कि अपने विचार शामिल कर लेता है, अपनी मूल्य शामिल कर लेता है, अपनी भावनाएं शामिल कर लेता है। जबकि अगर राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति बनाना है तो हमें वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा, हमें निष्पक्षता रखनी होगी, हमें अपने विचारों को शामिल नहीं करना पड़ेगा। जबकि ऐसा हो नहीं पा रहा है, कहीं न कहीं अध्ययनकर्ता प्रभावित होता है, एक बड़ी समस्या है। तीसरी बड़ी समस्या है कि जिस पे हम अध्ययन करते हैं वह मनुष्य है, वह बहुत परिवर्तनशील है, उसके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। वो इतना परिवर्तनशील है कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, वो इतना कठिन है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि मॉडर्न मैन, जो आप कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं हम मॉडर्न मैन हैं, हम मॉडर्न मैन हैं। मॉडर्न मैन का मतलब हुआ क्लेवर एंड कजिन, चालाक और धूर्त। इतना 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 कठिन और जटिल है कि एक बार तो बनाने वाला भी सोचता होगा कि कहां से बना दिए हम। बात करेगा इस पार्टी की, समर्थन करेगा उस पार्टी को,
लाभ लेगा उस पार्टी से, मत देगा उस पार्टी को, और जीत गया तो सबसे पहले झंडा लेकर खड़ा हो जाएगा किसी और पार्टी को। तो जहां इतनी कठिनता है, जहां इतनी जटिलता है उसके मनोभावों में, विचारों में, उसको समझ पाना अध्ययनकर्ता के लिए बहुत कठिन काम है। इस नाते राजनीति विज्ञान पूर्णतः विज्ञान नहीं बन पा रहा है, प्योर साइंस नहीं बन पा रहा है, परंतु हम राजनीतिक अध्ययन में सभी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करें, निष्पक्षता से करें, सावधानी से करें, अपने विचारों को शामिल न करें, अपने भावनाओं को शामिल न करें, तटस्थ होकर कार्य करें, बहुत बारीकी से अवलोकन करें, तो धीरे 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 राजनीति विज्ञान पद्धति की तरफ, विज्ञान विषय बनने की तरफ अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेगा। परंतु अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान वास्तव में एक कलात्मक विज्ञान है। उसका मूल स्वरूप कला है, लेकिन धीरे धीरे उसने वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया है, उससे अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सभी पद्धतियों का प्रयोग करके हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक अच्छे स्वरूप में ले जा सकते हैं। फिर आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।